कि यानी कि वो उसका कितने लाइफ तक वो जो है उसकी एवेल्यूएट ऐसे करेगी, यानी कि एक ब्रिज बनाया है या एक डैम बनाया है, ठीक है, ये कितने अरसे तक जो है अपनी सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करेगा। पब्लिक अल्टरनेटिव्स कह लें इसको, पब्लिक अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक अल्टरनेटिव्स के अंडर ये टॉपिक आएगा। फिर उसके बाद हमारा एक और टॉपिक होता है डिप्रिसिएशन, उसका हम देखेंगे। और फिर आखिर में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और अगर हो सका तो कोशिश करूंगा इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का, मैं इस दफ़ा कोशिश करूंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी आ जाए, यानी कि उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लें। ठीक है, तो ये हमारे जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की आउटलाइन है। सबसे पहले आज देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन है ये मेरे पास जो है नोट्स हैं, सही है। तो इसको मैं ऐसे करूंगा कि मैं आपको जो है ना इसको नोट्स ही दे दूंगा, बाकी जो है वो स्लाइड्स में बना के, जो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे तो उनको स्लाइड्स पे आ जाएंगे, लेकिन ये नोट्स में मेरे पास ना, तो ये मैं नोट्स आपके साथ कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, एक मिनट। इसको बंद कर दो। आपको विजिबल हो रहा है नहीं स्लाइड्स? हाँ सर। जी सर, विजिबल हो रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारा डील्स करता है रिसोर्सेज पे, सही है। रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं? फोर मेन रिसोर्सेज होती हैं: मैन पावर, मटेरियल, मशीन, मनी। ठीक है, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो यानी कि रिसोर्सेज होती हैं वो एक मैन पावर होती है, एक मटेरियल होती है, मनी होती है, और एक मशीन होती है। जैसे अगर आप चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें मैन पावर है, ठीक है। और अगर जर्मन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ मशीन है, सही है। दूसरे मुल्कों में अगर आप देख लें, जैसे सऊदी अरब की इकोनॉमी की बात करें, वहाँ मनी है, पैसा है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज होती हैं जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमिक्स बेस कर रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो कह रहे हैं दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स की टाइप्स होते हैं, दो टाइप के लेवल्स होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। सही है, दो लेवल्स होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं द डिमांड एंड द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड द रिजल्टिंग प्राइसेस एंड द प्राइसेस चेंज।
the salary of a specific group of people and its relation to salaries of other groups, etc. ठीक है। और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होते हैं, द लेवल ऑफ नेशन आउटपुट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेट्रा। सही है। यानी कि ये जो हमारी चीज़ें जो जिनकी प्राइसेस वगैरह जैसे महंगाई वगैरह ये किस में आती है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, इकोनॉमिक्स में। और नेशन आउटपुट जीडीपी जिसे कह लें जो हमारा होता है वो किस पे आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा आगे जो है वो है इसका जो माइक्रो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो किस तरीके से बनेगा। ये पिक्चर विजिबल हो रही है आप लोगों को? जी सर। इसमें जो इसमें आगे देखने की ये चीज़ है, ये है एक है फिजिकल एनवायरनमेंट और एक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिपेंडिंग ऑन फिजिकल लॉस। ठीक है। यानी कि आप जो लॉस लगाते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं और जिस पर कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की वर्थ, उसकी यानी कि कितनी कीमत होगी, वो आप जो है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। वो उसकी क्या होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है। कोई भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी होती है, ठीक है, वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट पे और एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या कर रहा होता है कि यानी कि उसके ऊपर जो जैसे मोबाइल कंपनी, ठीक है, मोबाइल कंपनी जो टेली कम्युनिकेशन के लॉज हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लॉज हैं या जो प्रोसीजर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। और एक प्रोडक्ट बना रहा है मोबाइल। ठीक है। और इसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये है कि उस मोबाइल की कीमत जो है वो डिसाइड किया जा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दोनों जो है ना वो पार्ट्स हैं किसके, इंजीनियरिंग के या इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के। सही है। अब उसके बाद इसने कहा कि फिजिकल कंपोनेंट की एफिशिएंसी आप किस तरह निकालते हैं, सिस्टम आउटपुट अपॉन सिस्टम इनपुट। और इसी तरह अगर इकोनॉमिक कंपोनेंट की हम एफिशिएंसी निकालने की बात करें तो वो हमारी कैसे निकलेगी, वो हमारी निकलेगी, ये निकलेगी हमारी सिस्टम वर्थ अपॉन सिस्टम कॉस्ट। इस तरह हमारी जो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है। यानी कि कितनी उसकी यानी कि प्राइस है वो सिस्टम वर्थ में आ जाएगी और कितनी उस पर लागत आई है वो सिस्टम कॉस्ट पे आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद इंजीनियरिंग प्रोसेसेस होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जो हमारे पास होते हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल नीड एंड वांट दैट कैन बी सप्लाइड बाय इंजीनियरिंग। पीपल्स वांट मैनी मे अराइज फ्रॉम लॉजिकल कंसिडरेशन, इमोशनल ड्राइव्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, इसमें आप देखें द फैक्टर दैट स्टैंड इन द वे ऑफ अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज लिमिटिंग फैक्टर्स। Once the limiting factor has been identified, they are examined to locate a strategic factor. Those factors who can be altered to remove limitations restricting the success of an undertaking. सही है, ये आगे उसको बता रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मीन्स, इसमें इंजीनियरिंग प्रपोजल्स आ जाते हैं, एवेल्युएशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रपोजल्स, फिर असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, हमारे पास एक टॉपिक है आगे जाके जो मैंने बताना भूल गया था, जो हमारा पूरा एक चैप्टर होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग का। ठीक है। ये इसमें ये प्लानिंग है, प्लानिंग का भी है। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर एक क्रिएटिव स्टेप होता है, एक जो है डिफिनेशन स्टेप होता है, एक कन्वर्जन स्टेप होता है और एक डिसीजन स्टेप होता है। जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हो द फोर की स्टेप्स इन अ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक स्टडी आर क्रिएटिव स्टेप, पीपल विद विजन एंड इनिशिएटिव अडॉप्ट द प्रेमिसेस that better opportunities exist that then are known to them. This lead to research, exploration, and investigation of people of potential and opportunities.
यानी कि पीपल का जो क्या कहते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं अपनी प्रेमिसेस में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो उनको मालूम हो या जो मौजूद हो, ठीक है, उस पर रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरा होता है डिफिनिशन स्टेप। System alternatives are synthesized with economic requirements and physical requirements and enumerated with respect to outputs upon inputs. Inputs upon outputs. Conversion steps. The attributes of a system alternatives are converted to a common measure so that system can be compared. ठीक है। इसके बाद लास्ट जो होता है वो हमारे पास होता है डिसीजन स्टेप। क्या आया हमने क्या अल्टरनेटिव यूज करना है, आया हमने ये काम करना है कि नहीं करना है, आया हमने इसको रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है ना डिसीजन के अंदर आती है। Qualitative and quantitative inputs and outputs to form each system form the basis for system comparison and decision making. Decisions among system alternatives should be made on the basis of their differences. For a small number of real-world systems, there will be complete knowledge. All facts/information and their relationships, judgments, and predictive behavior become a certainty for most systems. However, even after all of the data that can be brought to bear on it has been considered, some areas of uncertainty are like to remain. If a decision must be made, these areas of uncertainty must be bridged by consideration of a non-quantitative data/information such as common sense, judgment, and so forth. Decisions among system alternatives should be made on the basis of their differences. यानी कि डिसीजन जो आप यानी कि उन अल्टरनेटिव्स जो आपको मिले हुए होते हैं, या अभी आगे आगे जाके हम करेंगे ये सारी चीज़ें, ये हम सारी चीज़ें जो है ना न्यूमेरिकल बेस करेंगे कि आया मिसाल के तौर पे जैसे डिसीजन में मैंने आपको अभी बताया था कि एक ब्रिज है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे एक ऐसे कह लें कि ब्रिज तो चले लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता है, ऐसे कह लें कि एक इलाके को आपने पानी देने के लिए क्या किया कि पंपिंग स्टेशन बनाया, ठीक है, पंपिंग स्टेशन में मोटर बनाई, ठीक है, मोटर लगी हुई थी। अब वो मोटर आपने एक टाइम पे खरीदी, उसका एक वारंटी पीरियड था कि 5 साल या 10 साल उसका वारंटी पीरियड था, ठीक है, वो मोटर उस टाइम तक चली। अब उस मोटर को क्या करना है, रिपेयरिंग मांग रही है। अब आप उसको देखते हैं कि उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी अल्टरनेटिव्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो आप अपने सामने रखते हैं, उनको कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद एक आप एज इट इज़ नई मोटर खरीद लेते हैं, ठीक है। अब आप जब कहते हैं कि रिपेयरिंग की इतनी कॉस्ट इसकी आ रही है, और उस पर फिर आप लाइफ टाइम का भी एक फार्मूला है वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी आप उस पर लगाते हैं कि ये इतने पीरियड और आगे चल सकती है, ठीक है। उसी के बनस्बत आप फिर एक देखते हैं कि एक मोटर जो है वो इतनी कॉस्ट पे और वो इतने पीरियड चल सकती है। तो उसमें आप दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो जो आपको यानी कि चीज़ चीप पड़ेगी आप उसी की तरफ चले जाएंगे। आप कहेंगे आया यार मैं मोटर रिपेयर करा लूँ, या उससे ज़्यादा चीप अगर आपको ये पड़ेगा कि यार नई मोटर मैं खरीद लूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस पे चलेंगे। ये दोनों जो चीज़ें यानी कि रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट, ये दोनों क्या होता है आपको डिसीजन में आता है। ये कह रहा है कि डिसीजन अमंग सिस्टम अल्टरनेटिव्स शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस। सही है, ये डिसीजन स्टेप होता है, ये आगे जाके करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर दी हुई है कि for most systems, however, if even after all of the data that can be brought to bear on it has been considered, some areas of uncertainty are likely to remain. If a decision must be made, the areas of uncertainty must be bridged by consideration of non-quantitative data/information such as common sense, judgment, or so forth. Examples: infrastructure expenditure decision, replace versus repair decision, selection of inspection method, selection of a replacement of an equipment। ठीक है, ये सारा आपको किस में आता है, डिसीजन में आता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो इकोनॉमिक्स के हैं वो तो पता होगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ गुड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू की कीमत। डेजिग्नेट द वर्ड दैट अ पर्सन अटैच टू एन ऑब्जेक्ट और सर्विस इज अ मेजर और अप्रेजल ऑफ यूटिलिटी इन सम मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट द सेम एज अ कॉस्ट और प्राइस। अच्छा, फिर जो है इसके बाद कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स एंड द सर्विसेज
that directly satisfy human wants. For example, TV, shoes, houses. Producer goods. Producer goods are the goods and services that satisfy human wants indirectly as a part of a production or construction process. For example, factory equipment, industrial chemicals, and materials. सही है. फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. एक होती है इनिशियल कॉस्ट. सही. कॉस्ट टू गेट एक्टिविटीज स्टार्टेड such as property improvement, transportation, installation, and initial expenditures. एक होती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. They are experienced continually over the useful life of an activity. एक होती है फिक्स कॉस्ट. Fixed costs arise from making preparation for the future and include costs associated with ongoing activities throughout the operational lifetime of that concern. Fixed costs are relatively constant. They are decoupled from the system input and output. सही है. फिक्स कॉस्ट मिसाल के तौर पे आप ऐसे ले लें कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने फैक्ट्री लगाई है तो अब उसने अगर मिसाल के तौर पे अगर उसकी अपनी जगह है, ठीक है, और उसने अपनी जगह पे ही खुद ही उसने यानी कि कंस्ट्रक्शन करके फैक्ट्री लगा ली है, तो फिर तो किराए से वो साइड पे हो गया. लेकिन जैसे बिजली का बिल है, गैस का बिल है, या फिर उसने चौकीदार रखा हुआ है फैक्ट्री का, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन करे या ना करे, ठीक है, ये उसने पे करनी है. जो उसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए उसके अंदर जो लेबर नहीं है, लेबर के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्टाफ वगैरह जो उसने रखा हुआ है, जो अकाउंट्स का स्टाफ है, या उस तरह के और जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट में आ जाएगी. वो जो सारी चीज़ें उसकी फिक्स कॉस्ट में आएंगी. ठीक है. उसका प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं है. प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी क्या कॉस्ट कहलाती है, वो आपकी इनिशियल कॉस्ट और प्लस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आती है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगती है. सही है. फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट. अब इनको देख लें. Variable costs are related to the level of operational activities. Example: the cost of the fuel of construction equipment will be a function of the number of days of use. Incremental cost, incremental or marginal cost is the additional expenses that will be incurred from increase in output in one or more systems units. That is production increase. It is determined from the variable cost. Sunk cost. It cannot be recovered or altered by future action. Usually, this cost is not a part of engineering economics analysis. Okay. Life cycle cost. This cost for the entire life cycle of the product and include feasibility, design, construction, operation, and disposal cost. उसके बाद इंटरेस्ट रेट है, टाइम वैल्यू मनी, छोड़ दें. ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह से वैल्यू करेंगे. ठीक है. ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको थोड़ा समझा देता हूँ. ये चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर. इसकी देखिए, ये चार्ट जो है दो चीज़ों के दरमियान है, एक कॉस्ट और स्लैश रेवेन्यू वर्सेस क्वांटिटी. ठीक है. मिसाल एक बंदे ने फैक्ट्री खोली उसने, किस चीज़ की खोल सकता है वो, उसमें मिसाल के तौर पे फैक्ट्री खोली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्या चीज़ करेंगे. खैर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से कोई ऐसी चीज़ क्या कहेंगे. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. हाँ. जैसे मिसाल ट्रांसफार्मर की इसने फैक्ट्री खोली. ठीक है. अब उसने ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री खोली, या जैसे ये फैंस की जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं इसकी फैक्ट्री उसने खोली. ठीक है. अब उसने क्या किया कि जो फैन है वो उसकी क्वांटिटी में आ गया. ठीक है. अब वो जो शुरू में फैक्ट्री खोली उसने, लाजमी सी बात है, जो ज़मीन पे जो जो उसने यानी कि ज़मीन खरीदी वो तो उसकी फिक्स कॉस्ट चली गई. ठीक है. उसमें जो कंस्ट्रक्शन की वो भी उसकी फिक्स कॉस्ट चली गई. ठीक है. यानी कि वो उसकी फिक्स कॉस्ट है, उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे. अब यहाँ हम क्या शामिल कर रहे हैं कि जो फैन के लिए उसने जो यानी कि उसके पर है, ठीक है, मोटर है, वाइंडिंग है, वाइंडिंग के लिए जो उसने वायर ली है. ठीक है. उसके अलावा जो उसने ऑयल ली है, ठीक है, टेप ली है, कैपेसिटर ली है. ठीक है. ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी.
वो इसमें, वो जो कॉस्ट उस पे आएगी, वो जो पंखा बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो इसमें आएगी। समझ रहे? बात समझ रहे? यानी कि अभी उसके प्लॉट की कीमत की और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं आएगी। ये जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, जो उसकी यानी कि मिसाल जो उसने चीज़ें खरीदी उसकी कॉस्ट तो यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब वो जो मशीनरी उसने जो खरीदी है उन चीज़ों को बनाने के लिए, वो इंक्लूड हो जाएगी इस फिक्स कॉस्ट के अंदर। एसेट इसके अंदर, एसेट तो कह सकते हैं वो भी, क्योंकि मशीनरी भी एसेट है, लेकिन जो दूसरे उसके एक और एसेट्स हैं जैसे फिक्स एसेट्स हैं वो तो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो मूवेबल मशीन तो मूव हो सकती है ना, वो एसेट्स इसके अंदर फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है, अब उसने पंखे बनाने शुरू कर दिए, पंखे बनाता गया बनाता गया बनाता गया, ये उसका टोटल रेवेन्यू जा रहा है। ठीक है, जिसमें वो पंखे बना रहा है। ठीक है, अब उन पंखों को बनाने पर जो कॉस्ट आ रही है वो उसकी कहाँ से कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, क्या ये इसकी टोटल कॉस्ट जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर जाएंगे, यानी कि रेवेन्यू आपका कम होगा, कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर एकदम एक पॉइंट आएगा कि जहां से रेवेन्यू आपको इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा और कॉस्ट जो है आपकी, यानी कि रेवेन्यू का जो कर्व है वो कॉस्ट के कर्व से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट कहलाता है वो आपका पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका क्या होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम है, तो ये क्या आपका, ये आपका पीरियड है लॉस का पीरियड है। जहाँ आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है और कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, वो आपका पीरियड क्या हो जाता है, प्रॉफिट का पीरियड हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को इस तरह और आसान से कह लें कि वो पंखा जिस पे, जिसको बेचने के बाद आपने यानी कि अपनी जितना खर्चा आपका हुआ था वो आपका क्या हुआ, आपको बरामद हो गया, यानी कि आपको मिल गया, वापस मिल गया। ठीक है, अब आप प्रॉफिट में चले गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास आपने जो इक्विपमेंट्स लिए, आपने उसमें क्या कहते हैं कि उसकी कॉस्ट आ रही है 4 पंखों की, आप बेच एक पंखे की कीमत में रहे। ठीक है, 4 पंखे आपको बनाने में मिल रहे हैं 2500 रुपये, सही है, और आप उनको बेच रहे हैं 10,000 में। समझ रहे नहीं समझ रहे? आई समझ में नहीं समझ में आई बात आई? मैं ये कह रहा हूँ कि वो पंखा जहाँ पर आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए कॉस्ट से, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, हर हर कंपनी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट जरूर होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस जरूर किया जाता है, या हर प्रोजेक्ट के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस जरूर किया जाता है। जहाँ से आप रेवेन्यू में जाते हैं, जिस पॉइंट से आप रेवेन्यू में जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल। जो फिर यानी कि एफसी क्या था? एफ सी फिक्स कॉस्ट था, एफ सी जो था वो फिक्स कॉस्ट थी। समझ रहे? ओके। ये इसने कुछ वो बताएंगे नीचे पॉइंट्स, लेकिन खैर इसका हम लोग वो करेंगे, मेडिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। द मेन पर्पस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द आउटपुट लेवल एट विच टीआर इज इक्वल टू द टीसी। टीआर आपका टोटल रेवेन्यू और टीसी आपका जो है वो टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू डू and thus its popularity if both the product price and the average cost are constant. Graphically, the break-even point output is where the TR curve and the TC curve intersect. To calculate break-even point, we need to know following information: the price that the company is charging, variable cost of each unit, and fixed cost or indirect or overheads. ठीक है, बस आज हम यही तक करते हैं। सही क्लास, इसके आगे जो है वो मैं देख लेता हूँ, मैं निकाल के दूंगा, ये छोड़ दो, ये आगे नहीं देखिएगा, बस यहाँ तक। चलिए फाइल चेंज कर लो। हाँ जी, 10 मिनट